नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। विधि शास्त्र के अंतर्गत प्राकृतिक विधि विचारधारा यानी नेचुरल लॉ स्कूल के इस अंतिम भाग, जो कि छठा भाग है, में मैं डॉक्टर विभा शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर, आप सभी का स्वागत करती हूँ। पूर्व के वीडियोस से हम लोग एक बात तो बहुत ही अच्छी तरह समझ चुके हैं कि प्राकृतिक विधि के अंतर्गत जो भी सिद्धांत दिए गए हैं इस विचारधारा में, वे समय समय पर अपना स्वरूप बदलते रहे हैं। इनका स्वरूप परिवर्तित होता रहा है, तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि प्राकृतिक विधि के जो सिद्धांत हैं उन्होंने वास्तविकता में विधि के विकास में सहयोग दिया है। That the theories of natural law have actually helped the development of law. A large number of principles of natural law have been embodied in the legal systems of various countries. हम ये पाते हैं कि विभिन्न देशों की विधिक प्रणालियों में प्राकृतिक विधि के जो सिद्धांत हैं उनमें से बहुत सारे सिद्धांत समाहित हो चुके हैं। जहां तक भारत की बात है तो यहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे विधिक सिद्धांत हैं, संकल्पनाएं हैं जो कि नेचुरल लॉ यानी कि प्राकृतिक विधि पर आधारित हैं, उसी में से ही प्राप्त हुई हैं। जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्शियंस, न्याय, साम्य और शुद्ध अंतःकरण, ये उनमें से एक है जो हम लोग पाते हैं कि समय समय पर इस्तेमाल किया जाता है न्यायालयों के द्वारा भी, और विधि में तो इसको समाहित कर ही लिया है। हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ के अंतर्गत हम लोग सभी भली भांति परिचित हैं इस तथ्य से कि इसे भी यानी कि जस्टिस, इक्विटी एंड द गुड कॉन्शियंस, न्याय, साम्य और शुद्ध अंतःकरण, जिसे सद्विवेक भी कहा जाता है, को हम सोर्सेस यानी स्रोतों के रूप में देखते हैं, है ना। ऐसे ही हम लोग टॉर्ट में यानी अपकृत्य के अंतर्गत बहुत सारी ऐसी बातें देखते हैं कि टॉर्ट लॉ में यानी अपकृत्य की विधि में नेचुरल लॉ प्रिंसिपल्स के तत्व हैं, यानी प्राकृतिक विधि के सिद्धांत के तत्व हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम ये जानेंगे कि भारत में प्राकृतिक विधि विचारधारा की क्या स्थिति रही है, और साथ ही साथ आज के समय में कॉन्स्टिट्यूशन में क्या दिया गया है, इसके कौन से प्रिंसिपल्स हैं, हम कहाँ उन्हें पा सकते हैं, और साथ ही साथ उच्चतम न्यायालय का क्या रुख रहा है। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज का ये वीडियो। So now starting with the natural law theory in India, भारत में प्राकृतिक विधि के सिद्धांत। अपनी सुविधा यानी कन्वीनियंस के लिए हम इन्हें 3 भागों में जानेंगे। तो पहले 2 तो मैंने यहीं इसी स्लाइड पे लिख रखे हैं। अर्लियर टाइम्स यानी पूर्व काल में प्राकृतिक विधि की क्या स्थिति थी, उसके बाद ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड, ब्रिटिश काल में क्या स्थिति थी, और फिर अगली स्लाइड से वर्तमान में प्राकृतिक विधि की क्या स्थिति है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है ना। तो प्रारंभ करते हैं फ्रॉम अर्लियर टाइम्स यानी पूर्व काल में भारत में प्राकृतिक विधि के सिद्धांतों की क्या स्थिति थी। तो ये तो हम सभी जानते हैं कि एक उच्च विधि की संकल्पना की गई थी। देयर वाज अ कांसेप्ट ऑफ हायर लॉ। ये माना जाता था कि सामूहिक जीवन के अस्तित्व को नियंत्रित करने के लिए कुछ मूलभूत सिद्धांत हैं। देयर आर सर्टेन बेसिक प्रिंसिपल्स टू कंट्रोल द एग्जिस्टेंस ऑफ कम्युनिटी लाइफ, जिनका औचित्य राजनीतिक दशाओं से स्वतंत्र रूप में स्थापित है, which have the justification independent and separate from political situation or conditions. और ये माना जाता था कि ये इस तरह के मूलभूत सिद्धांत हैं जो सभी विधिक इकाइयों पर लागू होते हैं समान रूप से, चाहे वो राजा हो और या फिर चाहे वो प्रजा हो। It was believed that these basic principles are applicable on all legal entities, be it the ruler or
his or her subordinates, that is, be it the king or the subjects. ठीक है। उसके बाद में ये भी संकल्पना थी कि इनमें से कुछ का स्वरूप जो है वह तो शाश्वत है, अपरिवर्तनीय है। ठीक है। There are certain rules which are eternal and unchangeable, जबकि एक स्थान में ये फ्लेक्सिबल भी है, यानी इनका स्वरूप नम्य भी है। तो ये कैसे था, इसको समझ लेते हैं। ये माना जाता था कि कुछ तो इस तरह के नियम हैं जो कि शाश्वत और अपरिवर्तनीय है और सार्वभौमिक है, यानी सार्वभौमिक विधि में स्वीकार किए गए हैं, यूनिवर्सल लॉ में एक्सेप्टेड है। वहीं दूसरी तरफ जब व्यवहार की बात होती थी तो उसमें ये माना जाता था कि प्राकृतिक विधि के जो नियम है उनका स्वरूप नम्य हो जाता है। कैसे कि व्यवहार के रूप में विधि सामाजिक, आध्यात्मिक विचारों और सामाजिक जीवन के विभिन्न पहलुओं के रूप में परिवर्तनशील और समय के अनुसार समायोजन के सक्षम है। In the form of conduct, the law was considered competent to adjust itself according to the times and was actually found to be changeable in different aspects of social, spiritual thoughts and societal life. ठीक है। उसके बाद में ये माना जाता था कि विधि का जो वास्तविक उद्देश्य है वो एक्चुअली जन कल्याण करना है। तो विधि की उद्देश्यात्मक संकल्पना की गई थी। There was a purpose of law and which was welfare of the people. ठीक। ये भी माना जाता रहा था कि विधि नैतिकता का मानदंड है। लॉ इज द क्राइटेरिया और द यार्डस्टिक ऑफ मोरालिटी। ओके। और क्योंकि ये माना जाता था कि ये नैतिकता का मानदंड है, यानी विधि जो है वह नैतिकता का मानदंड है, इसीलिए विधि के अनुपालन का बंधन था। द नेचर ऑफ लॉ वाज बाइंडिंग, क्योंकि यही माना जाता था कि विधि में न्याय, नीति और अच्छाई का गुण आवश्यक है ना। तो जब विधि में ये गुण है, यानी न्याय का भी गुण है, नीति का भी है और अच्छाई का भी है, तो उसका बंधनकारी तो इफेक्ट होगा ही, प्रभाव होगा ही। और क्योंकि विधि का एक उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य कहा जा सकता है, न्याय प्रशासन भी था, इसलिए आप में से जिन्होंने कौटिल्य को पढ़ा है उनके अर्थशास्त्र में बहुत स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि प्रजा के सुख में राजा का सुख है, प्रजा के कल्याण में राजा का कल्याण निहित है, राजा की भलाई जो उसे आनंददायक हो इसमें नहीं, बल्कि उसकी भलाई प्रजा की भलाई में है ना। तो ये सारे एस्पेक्ट्स थे और इन सबको देखते हुए हम बड़ी आसानी से इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि दरअसल भारत में प्राकृतिक विधि के सिद्धांत पूर्व काल में बहुत अच्छी तरह से एस्टैब्लिश थे, स्थापित थे और अस्तित्व में थे। फिर अब हम आते हैं द नेचुरल लॉ थ्योरी ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड, प्राकृतिक विधि के सिद्धांत ब्रिटिश काल में। तो ये तो हम सभी जानते हैं ना कि ये न्याय, साम्य और शुद्ध अंतःकरण, जिसे सद्विवेक भी कहा जाता है कभी कभी, सो जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्शियंस, ये तो एक्चुअली इंट्रोड्यूस ही इंग्लिश पीरियड में हुआ था, इंग्लिश विधि के द्वारा किया गया था। तो न्याय, साम्य और शुद्ध अंतःकरण बिल्कुल अस्तित्व में था उस समय में। कई सारे जो केसेस थे वो इस क्राइटेरिया पर डिसाइड हुए थे। और उसके अलावा हम पाते हैं कि जो लायबिलिटी थी वह प्रोमिसरी हो चाहे वो ट्रस्ट हो, ये भी विधि में था, यानी प्रतिज्ञा पालन और विश्वासजन्य दायित्व प्राकृतिक विधि के आधार होने के कारण विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम यानी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में हम पाते हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यानी संविदा अधिनियम में भी पाते हैं, है ना। तो इस तरह के अनेक उदाहरण हैं जिनसे हमें ये पता चलता है कि ब्रिटिश काल में भी प्राकृतिक विधि के सिद्धांतों का अधिनियमों में भी स्थान था। ठीक है ना।
सो नाउ वी कम टू द प्रेजेंट, यानी वर्तमान समय में प्राकृतिक विधि की क्या स्थिति है भारत की विधिक प्रणाली में। तो जब हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देखते हैं, यानी भारत का संविधान, तो उससे ही बड़ी आसानी से हमें समझ में आ सकता है कि प्राकृतिक विधि को क्या स्थान दिया गया है। और साथ ही साथ जब हम उच्चतम न्यायालय के द्वारा जो निर्णय दिए गए हैं उनमें से कुछ डिसीजंस को जब हम देखेंगे तो हम समझ जाएंगे कि प्राकृतिक विधि को वर्तमान समय में क्या महत्व दिया गया है ना। तो यूं तो क्योंकि हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ ही चुके हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रिएम्बल तो हमें मालूम ही है, यानी उसकी प्रस्तावना। जब हम प्रस्तावना देखते हैं तो उसी में ही समझ जाते हैं कि कुछ शब्द जो इस्तेमाल किए गए हैं वह असल में प्राकृतिक विधि संबंधी संकल्पनाएं ही हैं, जैसे कि समानता की बात करना, है ना, और उसके अलावा न्याय की बात करना। तो आदर्श के रूप में ही इनको रखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिएम्बल में ही। तो डेफिनेटली नेचुरल लॉ को इम्पोर्टेंस काफी दी हुई है ना। उसके अलावा यूं तो संविधान में बहुत सारे ऐसे अनुच्छेद हैं जिसमें हम प्राकृतिक विधि संबंधी कई सारी संकल्पनाएं देखते हैं, लेकिन उनमें से कुछ जो मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर करूंगी वो याद रखने में आसान रहेंगे। तो इस कारण से उनमें से कुछ हम देखेंगे, और साथ ही साथ कुछ केसेस जो आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, यहाँ पे दोबारा से जब आप देखेंगे तो आप बिल्कुल रिलेट कर लेंगे कि हाँ, ये एस्पेक्ट तो एक्चुअली नेचुरल लॉ से ही ओरिजिनेट होता है, करेक्ट। सो व्हेन वी लुक एट आर्टिकल 20 क्लॉज 1, शुरुआत अगर हम अनुच्छेद 20 के क्लॉज 1 से अगर करें तो हम ये पाते हैं कि उसके द्वारा आपराधिक विधियों के भूतगामी प्रभाव का निषेध किया गया है। द रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट ऑफ पीनल लॉ हैज बीन प्रोहिबिटेड। तो ये तो आप लोग जानते ही हैं भली प्रकार से कि कोई कार्य यदि अपराध घोषित नहीं किया गया है तो उस पे दंड नहीं दिया जा सकता, है ना। तो आपराधिक विधि जो कि किसी कृत्य को अपराध घोषित करती है यह भविष्य लक्षी होनी चाहिए, यानी आज अगर कोई लॉ पास हो रहा है तो आज से वो कार्य या वो कृत्य तो अपराध के रूप में माना जा सकता है और उसमें दंड का प्रावधान किया जा सकता है, किंतु जो बीत गया कल परसों या एक हफ्ता पूर्व कार्य किया गया है उसे अपराध मानते हुए दंडित नहीं किया जा सकता। तो एक तो ये एस्पेक्ट है ना। साथ ही साथ ये भी है कि जितना सेंटेंस उस विधि में दिया गया वो उतना ही दिया जाएगा। यू डेफिनेटली वुड रिमेम्बर आर्टिकल 20, है ना, ऐसा मैं मानती हूँ। क्लॉज 1 आप लोग पढ़ लीजिएगा दोबारा से तो आप लोगों को स्पष्ट हो जाएगा। उसके अलावा अनुच्छेद 19 क्लॉज 2 से लेकर के 19(6) तक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस की बात की गई है, युक्त निर्बंधनों की बात की गई है। किन पे? उन फ्रीडम्स पे जो कि हम लोगों को आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 में दी गई है ना। आपको ध्यान ही है ना, आर्टिकल 19 का क्लॉज 1 हमें देता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस, to move freely throughout the territory of India, to reside and settle in any part of the territory of India, to practice any profession, etc., etc. है ना। तो ये जो दिए गए हैं फ्रीडम्स, स्वतंत्रताएं, ए से लेकर के जी तक में आर्टिकल 19(1) में उनके ऊपर अगर राज्य निर्बंधन लगाती है तो फिर वह निर्बंधन किस प्रकार का होना चाहिए? रीजनेबल होना चाहिए, युक्त होना चाहिए। तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है रीजनेबल होने वाला, ये अपने आप में ही ओरिजिनेशन इसका कहाँ से है तो हम लोग जानते हैं, वो तो प्राकृतिक विधि से ही है ना। फिर हम देखते हैं आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 के अंतर्गत ये तो हम सभी भली प्रकार से जानते हैं that it has been provided that no person shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law, यानी विधि विहित प्रक्रिया के द्वारा ही किसी व्यक्ति के जीवन या फिर उसकी दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है किसी व्यक्ति को, करेक्ट। तो विधि विहित प्रक्रिया अपने आप में ही हम जानते हैं कि यह असल में कहाँ ओरिजिनेट हो रहा है, विच इज एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। तो डेफिनेटली नेचुरल लॉ से ही प्राप्त हो रहा है, और इसको बहुत ही स्पष्ट कर दिया गया था
सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 1978 में मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में, जब उन्होंने ये कहा कि जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है यह रीजनेबल होना चाहिए, अनआर्बिट्ररी होना चाहिए और फेयर होना चाहिए, है ना। उच्चतम न्यायालय ने क्या कहा था कि जो विहित प्रक्रिया है ये युक्तियुक्त होनी चाहिए, निरंकुशहीन होनी चाहिए और उचित होनी चाहिए। करेक्ट। तो ये वाले जब हम एस्पेक्ट्स देखते हैं तो डेफिनेटली हम पाते हैं कि ये भी दरअसल प्राकृतिक विधि की संकल्पनाओं से ही उपज रहे हैं, वहीं पे है और उन्हीं को ही हम लागू कर रहे हैं। करेक्ट। इसी प्रकार से जब हम आर्टिकल्स 302 और 304 देखते हैं जिसमें के ट्रेड एंड कॉमर्स संबंधी उपबंध किए गए हैं, तो हम ये पाते हैं कि व्यक्तिगत हितों और सामूहिक हितों के सामंजस्य संबंधी जो प्राकृतिक विधि सिद्धांत है उनका समावेश लोकहित के रूप में, है ना, पब्लिक इंटरेस्ट लोकहित के रूप में प्रस्तुत है, समाहित है, समावेशित है। ठीक है ना। जब जहां ये प्रोवाइड किया गया है कि संसद या राज्य विधानसभा विधि के द्वारा व्यापार, वाणिज्य या समागम की स्वतंत्रता पर ऐसे निर्बंधन आरोपित कर सकेगी जो कि लोकहित में अपेक्षित हो। पार्लियामेंट और स्टेट मे बाय लॉ इम्पोज such restrictions on the freedom of trade, commerce or intercourse as may be required in the public interest, है ना। ये डॉट इसीलिए है क्योंकि पूरा का पूरा रिप्रोड्यूस नहीं किया है मैंने यहाँ उपबंध, जो हमारे उद्देश्य के लिए पर्याप्त होगा उतना मैंने एस्पेक्ट लिया है। डिटेल अगर अब आप देखना चाहें तो आप संविधान के इन अनुच्छेदों को बड़ी आसानी से देख सकते हैं। ठीक है। फिर डेफिनेटली आर्टिकल्स 15 क्लॉज 4, 16 क्लॉज 4 और 46 इन सभी में समाज के पिछड़े वर्गों के लिए विशेष उपबंध किए गए हैं। देयर आर स्पेशल प्रोविजंस फॉर बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सोसाइटी। तो ये भी एक्चुअली न्याय की ही मांग है ना कि जब परिस्थितियां सही नहीं थी ऐसे समय में उन लोगों को जिनको सुविधाएं प्राप्त नहीं हो सकी उनके लिए कोई ना कोई विशेष उपबंध तो किया ही जाना चाहिए। करेक्ट। तो इसीलिए अनुच्छेद 15 और 16 में हम लोग और 46 में भी हम लोग कुछ विशेष उपबंध पाते हैं ऐसे वर्गों के लिए। ठीक है ना। उसके बाद में हम देखते हैं आर्टिकल 17 और आर्टिकल 23। आर्टिकल 17 में अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी का प्रावधान है, यानी अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। प्राकृतिक विधि तो हर व्यक्ति को समान ही मानती है ना, तो उसमें तो ऐसा कुछ है ही नहीं कि कोई अस्पृश्य व्यक्ति है। तो इसीलिए आर्टिकल 17 में जब हम अनटचेबिलिटी के उन्मूलन की बात देखते हैं तो ये क्लियर हो जाता है कि यहाँ पर भी प्राकृतिक विधि के सिद्धांत को स्थान दिया गया है। फिर आर्टिकल 23 के अंतर्गत बेगार और मानव देह व्यापार निषेध है। Prohibition of traffic in human beings and forced labor, again on the same criteria that all human beings are equal. Correct. फिर हम पाते हैं आर्टिकल 24 में प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एक्सेट्रा। बच्चों का स्वास्थ्य के हानिप्रद कार्यों में नियोजन का निषेध किया गया है। ध्यान होगा आपको 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का ऐसे कार्यों में जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिप्रद हो वहां पर बच्चों का नियोजन निषेध किया गया है। फिर हम पाते हैं आर्टिकल 311 और इसमें प्रोवाइड किया गया है that no civil servant can be removed without giving him reasonable opportunity of being heard. राजकीय सेवक को हटाया या पदच्युत या और भी जो एस्पेक्ट्स है नहीं किया जा सकता है जब तक कि उसे सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान नहीं कर दिया गया हो, है ना। तो ये भी जो एस्पेक्ट है ये नेचुरल लॉ का ही एस्पेक्ट है। करेक्ट। तो आज के इस वीडियो के अंतिम स्लाइड में हम लोग कुछ केसेस के बारे में जान लेते हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने प्राकृतिक विधि संबंधी बातें कही हैं। ऐसे तो बहुत से केसेस हैं लेकिन उनमें से कुछ केसेस हैं ये 4 कुल मिलाकर के। 2 तो आप पहले से ही जानते होंगे लेकिन 2 से परिचय अभी नहीं हुआ होगा। महत्वपूर्ण है प्राकृतिक विधि के संबंध में, इसलिए इनको जान लेते हैं। हरला वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान
1951 में ही सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कह दिया था कि विधि में प्रख्यापन की अनिवार्यता है। देयर इज अ नेसेसिटी ऑफ पब्लिकेशन ऑफ लॉ। ये तो बात हम सभी जानते हैं कि तथ्य की भूल क्षम्य है, लेकिन विधि की भूल क्षम्य नहीं है। तो उच्चतम न्यायालय ने ये कहा कि क्योंकि विधि की भूल क्षम्य नहीं है, इसीलिए विधि का पब्लिश किया जाना अनिवार्य है, जरूरी है। ठीक है ना? ताकि भले ही किसी व्यक्ति ने उसे पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, लेकिन यदि वह प्रकाशित हो चुका है तो ये माना जा सकता है कि विधि का उसे ज्ञान है। उसके बाद 1968 में यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एंग्लो अफगान एजेंसीज लिमिटेड का केस है, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने वचनात्मक विबंध के सिद्धांत के बारे में बात कही, प्रिंसिपल ऑफ प्रोमिसरी एस्टॉपल। और डेफिनेटली ये आप लोग जानते ही हैं कि नेचुरल लॉ का ही एस्पेक्ट है कि एक बार जो वचन दिया गया है तो उस वचन का पालन किया जाना चाहिए। ये बात वचनात्मक विबंध के अंतर्गत मानी जाती है, इसका यही सिद्धांत है ना? यानी वचन यदि दिया है तो फिर आप बंधित हो गए हैं अपने वचन से और आपको अपना वह वचन पूर्ण करना होगा। उसके बाद में एक रायबाग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में उच्चतम न्यायालय ने 1970 में कहा था, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का लक्ष्य न्याय को सुनिश्चित करना है, या इसको यूं भी कहा जा सकता है कि नकारात्मक रूप में इसका लक्ष्य न्याय की हत्या को बचाना है। The Supreme Court held that the aim of rules of natural justice is to secure justice. To put it negatively, to prevent miscarriage of justice. और फिर मेनका गांधी के बाद में 1978 में जब उन्होंने अपना निर्णय दिया उच्चतम न्यायालय ने, तो स्पष्ट ही कह दिया कि प्राकृतिक न्याय मानवीयता का एक बड़ा सिद्धांत है, जो विधि में ऋजुता लाने और न्याय प्रदान करने के लिए है। Natural justice is a great humanizing principle intended to invest law with fairness and to secure justice. है ना बहुत इंपॉर्टेंट बात। तो आशा करती हूँ कि आज के इस वीडियो से आपको भारत में प्राकृतिक विधि के सिद्धांतों संबंधी क्या स्थिति रही उसका बहुत ही स्पष्ट रूप से पता चल गया होगा। So all the very best to all of you. Take very good care of yourselves. God bless you all. Thank you. Bye.